पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने फूफा, बाबा, काका, दादा और कोको कोला, जाजा, चाचा, चाची इनके बारे में पढ़ा। दोस्तों, ये आप समझ चुके होंगे कि हम व्यंजन वर्णों को हम पढ़ रहे थे, जिनमें व्यंजन वर्णों में हमने ये देखा था कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिक के कौन से वर्ण होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण, इनके बारे में, द्वित्व और ये व्यंजनों के बारे में आज वर्णन करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, व्यंजन वर्णों के हम एक बार फिर से पिछले जो ऑडियो लेक्चर में थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ, उष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण और वैदिक व्यंजन और ये सब क्या है इनके बारे में। तो पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण के आधार पर देखा था। सबसे पहले तो हम तीन भागों में इसको, वर्ण को तीन भागों में बांटा था कि उच्चारण के स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। तो उसमें हम चल रहे थे दोस्तों उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर हमने दो भागों में बांटा था, एक स्वर और एक व्यंजन। तो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में व्यंजन के बारे में, और व्यंजन के बाद फिर वायु संवेग या फिर तारत्व के आधार पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। और अभी देख रहे हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अंतस्थ, उष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण पर हम चर्चा करेंगे। तो बात करें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे सूरज के बारे में बताया कि सूरज क्या है दोस्तों, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो वो क्या हो गया, स्वर हो गया। और हमारे माता पिता के ऊपर हमने एक उदाहरण बताया था कि माता पिता क्या हो गए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, तो वो स्वर हो गए। जबकि हम अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमें बैसाखी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों हम क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो व्यंजन का मतलब क्या, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से, यानी कि स्वर वर्ण, जैसे हमने क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, तो दोस्तों ये आधे अधूरे अक्षर होते हैं या अर्ध होते हैं, लंगड़े होते हैं, इनको बैसाखी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें अ मिला दिया जाता है, अस्वर मिला दिया जाता है। पूरी वर्णमाला में अस्वर वर्ण मिला दिया जाता है, जिसे हम अ को हम शहीद वर्ण भी कहते थे। और हमने ये देखा था कि क से लगाकर म तक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आने की 5 जगह से ये वर्ण निकलते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखा था कि सबसे नीचे एरिया में क्या रहता है, गला, कंठ, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तालु आता है। तालु को हमने कहा कि गले की घंटी। और उससे बाहर आए तो दोस्तों जबान आती है, जबान से बाहर थोड़ा सा और आएंगे तो दांत आएंगे, और दांत से बाहर आएंगे तो ओष्ठ आएंगे। तो इनको हमने अलग अलग क्रम में बांट लिया। 5 एक लाइन में हमने प्राइमरी स्कूल बनाई थी, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट आने के, आपने देखा होगा कि पिछली क्लास के बच्चे क्या होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बदमाश होते हैं या फिर शरारती बच्चे होते हैं, जैसे इंग, इ, अण, न, म, ये सब क्या होते हैं, नासिक के होते हैं। मतलब इनको बोलने के, इनको उच्चारण के साथ साथ में नाक का प्रयोग भी होता है। जैसे ट्राई करके देखें तो इंग, इ, अण, न, म, तो इनमें क्या लगता है, नाक की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा क से लगाकर म तक, तो क, ख, ग, घ, इंग। क वाला जो वर्ण है दोस्तों कंठ से निकलता है। च वर्ग जो होता है, च, छ, ज, झ, इ, ये तालु यानी कि जो गले में घंटी होती है वहां से निकलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये जो ट वर्ग है ये दोस्तों मूर्धा ने जबान से निकलती है। त, थ, द, ध, न यानी कि त वर्ग जो है ये दांत से निकलते हैं। और प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से निकलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमें एग्जाम्पल देखे, जैसे हमने काका, खोखो, गागा, कोको कोला, ये सब तमाम एग्जाम्पल देखे हैं। तो दोस्तों ये कंठ से निकलते हैं। चाचा, चाची, जाजा और झंडे का, और ये जो तमाम चीजें हैं ये दोस्तों हमने कहाँ से देखे थे, तालु से निकलते हैं। किसी का नाम बोला, जैसे कि टीकाराम और ठेला, डमरू, डब्बा, ढक्कन, ये सब बोला, तो ये दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, जबान से निकलते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी हिंदी होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी है हमारी। फिर मैंने कहा था कि ताता या फिर टाटा, टाटा भी कहाँ से निकलता है, मूर्धा यानी जबान से निकलती है। इसमें क्या होता है कि जबान टच होती है। और बात करें त वर्ग की, तो जैसे मैंने कहा तोता, फिर तितली, थर्मस, दादा, दादी,
धनवान, ये जो वर्ड है ये दोस्तों कहाँ से निकलते हैं? इनमें दांत का प्रयोग होता ही है। और मैंने ये भी कहा था कि तोतले व्यक्ति क्यों हो जाते हैं? जिनके दांत नहीं होते हैं वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? तोतले हो जाते हैं। या फिर छोटे बच्चों को देखा हुआ जिनके दांत नहीं होते हैं तो वो तोतले बोलते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बोलते हैं तो तोतले बोलते हैं। उनके मुंह से हवा निकल जाती है, दांत नहीं होते हैं तो हवा वहां नहीं रुकती है। फिर मैंने कहा था कि प वर्ग जो है प, फ, ब, भ, म, ये होठ से निकलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि पापा, फूफा, बाबा, भाभा, भालू, फल, फूल। और ब से हमने कई देखे थे वर्ड बकरा, बकरी। ये वर्ड दोस्तों क्या है? होठ से निकलने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम चीज पढ़ चुके हैं पहले पिछले ऑडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, ऊष्मीय व्यंजन के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में, और कहीं पर मिलता है हमें संस्कृत में जैसे वैदिक व्यंजन, उनके बारे में भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करें दोस्तों कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों वे व्यंजन होते हैं या जिन व्यंजन वर्णों को कहते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार देखें कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ यानी कि सांस ऑक्सीजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से व्यंजन है? तो य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, य बोलेंगे तो अंदर की ओर श्वास खींचनी होगी, र में भी अंदर की ओर, ल में भी अंदर की ओर, व में भी अंदर की ओर सांस खींची जाती है। इसे हम इसलिए अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ज्यादा डीप में देखें तो दोस्तों जो र वर्ड होता है और ल वर्ड होता है, जैसे र को हम कहते हैं लुंठित। लुंठित मतलब ये कि जीभ ऊपर की ओर क्या हो जाती? बेलन की तरह मुड़ जाती है। र को बोलते समय ऊपर की साइड बेलन की तरह मुड़ जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। और ल वर्ण जो है उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है पीछे से। जब क्या करते हैं कि जबान दांतों की जड़ से लगती है और साइड से क्या होती है? हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व। ये पार्श्व वर्ण है। जैसे आपने कहा माना होगा, देखा होगा कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जो किशोर कुमार थे बहुत अच्छे गायक थे, वो पार्श्व संगीतकार थे या पार्श्व गीतकार थे। तो पार्श्व का मतलब क्या कि दोस्तों जब दांतों की जड़ से लगती है और साइड से हवा निकलती है तो बेहतरीन तरीके से आवाज निकलती है, इसलिए इनको कहा जाता है पार्श्व गीतकार या पार्श्व संगीतकार। लता मंगेशकर को भी यही कहा जाता है। तो ल वर्ण को पार्श्व और र वर्ण को लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित का मतलब मैंने बताया कि जीभ ऊपर की ओर बेलन की तरह मुड़ जाती है, इसलिए लुंठित वर्ण निकलते हैं। और बात करें कि पार्श्व आने की पीछे से जब जबान क्या हो दांतों की जड़ से लगती है और साइड से क्या हो जाती है? हवा निकलती है, तो अच्छी ध्वनि निकलती है। इसलिए इनको लता मंगेशकर और किशोर कुमार को हम क्या कहते हैं? पार्श्व संगीतकार कहते हैं, पार्श्व गीतकार कहते हैं। स्पेशल बात क्या है दोस्तों? य और व, य और वो क्या है? अर्ध स्वर इनको माना जाता है। तो हमने ये देखा कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या हो? अंदर की ओर श्वास ली जाए, अंदर की तरफ श्वास खींची जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। य है, र है, ल है, व है। तो इसमें य और व जो है ये अर्धस्वर इनको कहते हैं। र को दोस्तों हम लुंठित कहते हैं। और लुंठित मतलब जीभ जो जबान होती है ऊपर की ओर बेलन की तरह मुड़ जाती है, फिर जाके वर्ण का उच्चारण होता है। र बोलेंगे तो र में आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा या फिर आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, र लुंठित वर्ण है। ल की बात करें तो पार्श्व, पार्श्व का मतलब पीछे से, तो जो जबान होती है दांतों की जड़ से लगती है और साइड से हवा निकलती है, इसलिए अच्छी ध्वनि निकलती है। और लता मंगेशकर पार्श्व संगीतकार थे या पार्श्व गीतकार थे। किशोर कुमार भी पार्श्व संगीतकार और गीतकार थे। तो दोस्तों ये इनके बारे में हमने देखा अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अब बात करने वाले हैं उष्ण व्यंजन या इसका दूसरा नाम ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में शरीर से क्या हो, जो गर्मी या हीट उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या दोस्तों कितनी? 4 होती है। फिर से एक बार हम बात करें
कि उष्मीय व्यंजन या उष्णीय व्यंजन दोनों एक ही नाम है। आपके एग्जाम्स में दोनों नाम आ जाए कि उष्णीय व्यंजन या उष्मीय व्यंजन। उष्मा का नाम ही मालूम होगा कि दोस्तों गर्मी। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में शरीर से गर्मी यानी हीट उत्पन्न हो या पैदा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उष्णीय व्यंजन या उष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। तो दोस्तों आप लिख कर देखें, स शक्कर का, स षटकोण का, स सरोते का और ह हलवाई का। स शक्कर का, श ह। तो श बोलेंगे तो हमारे शरीर में क्या होती है? हीट उत्पन्न होती है, इसलिए इनको उष्मीय व्यंजन के रूप में उच्चारण के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो श सबसे बड़ा श इसको माना जाता है, स शक्कर वाले को। षटकोण वाले को दोस्तों हम जो पेट फाड़ने वाला जैसा दिख रहा है, बीच में से पेट फाड़ा जाता है, तो इसको दोस्तों हम मझला श बोलते हैं। स सरोते को हम छोटा स बोलते हैं और ह हलवई का। ये 4 वर्ण हैं जो उष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि ये किसी न किसी व्यंजनों की सहायता से बने होंगे। तो इनके बारे में हम देख ले कि कितने वर्ड होते हैं। तो दोस्तों 4 वर्ड होते हैं और इनके बारे में हम देखते हैं कि एक है सबसे पहले कि जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 4 संख्या होती है। फिर से एक बार देखें, जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जैसे अब इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 संख्या हम देखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? छत्र, क्षत्रिय वाला छत्र, क्षत्रिय जैसे हम लिखते हैं। कक्षा है ना, छ वाला। तो ये छ, त्र और ज्ञ और स्त्र, ये 4 व्यंजन वर्ण हैं जो कि 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो जैसे छ क्षत्रिय वाले की बात करें तो क जो होता है आधा, उसके साथ में मझला स लगेगा। मझला स मीन्स षटकोण वाला। इनको मिलकर क्या बनता है? क आधा और प्लस में कौन? मझला वाला स। मझला वाले स को दोस्तों हमने क्या कहा? षटकोण वाला स या मझला स या पेट फाड़ने वाला श। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? छ बनता है, क्ष, क्षत्रिय का। त्र की बात करें तो तराजू का आधा त और र पूरा, इनको मिलाकर त्र बनता है। ज्ञ तो ज आधा और ईय, इनको मिलकर क्या बनता है? ज्ञ बनता है, ज्ञ। स्र की बात करें तो स शक्कर का यानी कि बड़े वाला स, वो भी आधा और प्लस में कौन? र रस्सी का। इनको मिलाकर क्या बनता है? स्र। तो आप जान चुके होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? तो छ, त्र, ज्ञ, र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो अक्ष जो बनेगा यानी कि छ वाला छतरी वाला का तो का कमल का लगेगा आधा, प्लस में षटकोण वाला श और मिलकर क्या बनता है? अक्ष, छ। और त्र की बात करें तो तराजू का आधा और उसके साथ में क्या लग रहा है? र यानी कि पूरा, तो मिलकर क्या बनेगा? त्र। ज्ञ की बात करें तो ज आधा और ईय उसमें लगेगा, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? ज्ञ। स्र में स सरोते का आधा और र लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्र। अब बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। द्विगुण व्यंजन नाम से स्पष्ट है कि दोस्तों जिसमें 2 गुण शामिल हो, वो क्या कहलाते हैं? द्विगुण कहलाते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। जैसे अढ़ और अढ़, यानी जैसे हम लिखते हैं कि घोड़ा, तो घोड़ा में दोस्तों अढ़ डमरू का जैसे दिखाई देता है। 2 वर्ड आते हैं, डमरू का और ढक्कन का। इनके नीचे हम क्या लगा दे? एक एक बिंदी लगा दे तो वो चेंज हो जाता है। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में दोस्तों क्या होता है? ढक्कन का लगता है और उसके साथ उसके नीचे जस्ट क्या? एक बिंदी का यूज होता है। यहाँ पर एक बिंदी से पूरी हिंदी का पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने पढ़ाई लिखा, तो पढ़ाई में क्या आएगा? ढक्कन का और नीचे क्या रहेगा? एक बिंदी। फिर घोड़ा, घोड़ा की बात करें तो घोड़ा लिखेंगे, उसमें डमरू का आएगा और नीचे जस्ट क्या रहेगा? एक बिंदी लग जाएगी, घोड़ा। फिर हम बात करें थोड़ा,
थोड़े में भी क्या होगा दोस्तों, ड डमरू का और नीचे क्या लग जाएगा, नीचे एक बिंदु लग जाएगा। फिर हम बात करें नए एग्जाम्पल की ओर, पढ़ाई, पढ़ाई में भी ड ढक्कन का और नीचे बिंदु। फिर इसके बाद कढ़ाई, तो कढ़ाई में भी ढ ढक्कन का और नीचे एक बिंदु। फिर बात करें चढ़ाई, तो चढ़ाई में भी दोस्तों ड ढक्कन का और एक बिंदु। और डमरू वाले की बात करें तो जैसे हमने लिखा घोड़ा, तो घोड़ा में ड डमरू का और नीचे एक बिंदु। थोड़ा, थोड़ा में दोस्तों क्या, ड डमरू का और एक बिंदु नीचे। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, द्विगुण। और द्विगुण को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो आप उनके पूरे नाम देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो द्विगुण व्यंजन वर्ण को उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। ये इनके नाम है। फिर से देख ले कि द्विगुण को हम क्या क्या कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन, इन नामों से हम जानते हैं। जबकि और हम बात करें नेक्स्ट, ये जबकि एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं कि वैदिक व्यंजन भी होता है। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों आगे हम बात करें कि मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं उनको देख लें। क कमल का, खरगोश का, गणेश का और जहाज का और फल का। ये हिंदी में कहाँ से लिए, हमने फारसी भाषा से लिए हैं। फारसी भाषा से ये वर्ण लिए गए हैं। और आगे हम बात करें कि जो हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं। अब तुर्की भाषा के 2 वर्ण कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुर्की भाषा में 2 वर्ण लिए गए हैं, जिनका हम डिस्कशन करने वाले हैं कि तुर्की भाषा में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं। तो ड ढक्कन का और अढ़, ये दोस्तों अन्य डब्बे का और ढक्कन का, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा कि डमरू का और ढक्कन का ये दोनों वर्ण कहाँ से आए हैं, तुर्की भाषा से आए हैं। डमरू का और ढक्कन का ये दोनों कहाँ से वर्ण आए हैं, तुर्की भाषा से आए हैं। और बात करें कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है जिसको हम ओ बोलते हैं। आप थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है कि जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है। तो वो वर्ण कौन सा है, तो वो है ओ। दोस्तों हमने देखा कि हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं, वो है डमरू का और ढक्कन का। जो लिया है हमने कहाँ से लिया है, तुर्की भाषा से लिए। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है। तो दोस्तों ओ जो होता है, हिंदी में भी ओ बोलते हैं और अंग्रेजी में भी ओ बोलते हैं। तो ये स्पेशल फैक्ट है। इसके बाद बात करें फारसी भाषा के, हमने 5 वर्ण लिए। तो कौन कौन से लिए, कमल का, खरगोश का, गणेश का और जहाज का और फल का। ये हमने कहाँ से लिए हैं, फारसी भाषा के वर्ण हैं। तो नेक्स्ट ऑडियो दोस्तों हमारा रहेगा वायु संवेग के आधार पर। इसको हमने अलग जो बांटा था, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वायु संवेग के आधार पर वर्णों को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।